इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पॉलिटी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को और हर एक प्रश्न को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। हमारा पहला प्रश्न है कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अंतर्विवाहित समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान कराने वाला है। ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज विवाह वैधता, ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी विशेष विवाह अधिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पहले इसको समझते हैं आखिर ये है क्या। इसकी प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अंतर्बारहवीं समूह यानी कि अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी जाती है। और अगर सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम। आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम, यह अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 1937 में पारित किया गया था जिसके अंतर्गत विशेष जाति कह सकते हैं किसी भी जाति के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह की उनकी मान्यता प्रदान कराता था। आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जाति या अंतर जातीय विवाह को मान्यता प्राप्त कराता है। लेकिन आर्य समाज के अंतर्गत इस विवाह करने से इसकी एक शर्त होती थी कि इस शर्त के अनुसार दोनों पक्ष जो होते हैं उन्हें अपने आप को आर्य समाजी घोषित करना पड़ता था तथा आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करना पड़ता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? ऑप्शन दिया गया है श्रीलंका, ए नंबर श्रीलंका, बी नंबर बेल्जियम, सी नंबर यूगोस्लोवाकिया को, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया यूगोस्लोवाकिया। इसका सही ऑप्शन हो गया यूगोस्लोवाकिया। बात ये ऐसा है कि यूगोस्लोवाकिया में धर्म और जाति के आधार पर सामाजिक विभेद इतना बढ़ गया था, इतनी ज़्यादा तक बढ़ गई थी कि राजनीति ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए यूगोस्लोवाकिया को कई टुकड़ों में बांट दिया था। राजनीतिज्ञों ने अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए यूगोस्लोवाकिया को कई टुकड़ों में बांट दिया, जिसमें से प्रमुख है यूगोस्लोवाकिया से बटे हुए कुछ प्रमुख देश हो गए, जैसे हो गया फर्स्ट स्लोवेनिया, उसके बाद क्रोएशिया, फिर हो गया उत्तरी मैसेडोनिया, बोस्निया और हर्जगोविना, मोंटेग्रो, सर्बिया और कोसोवो। ये कुछ देश हैं जिसका विखंडन यूगोस्लोवाकिया को तोड़ करके किया गया, जिसका निर्माण यूगोस्लोवाकिया को तोड़ करके या विखंडन करके किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए अपने धर्म में निष्ठा, ऑप्शन नंबर बी अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, ऑप्शन नंबर सी धर्म प्रचार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। सांप्रदायिकता के बढ़ जाने से लगभग कर सकते हो कि राष्ट्रवाद या मानवतावाद का बिल्कुल नष्ट हो जाता है। राष्ट्रवाद या मानवतावाद बिल्कुल नष्ट हो जाता है। सांप्रदायिकता का सही अर्थ यह होता है कि अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना, अपने धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। अपने धर्म के हितों के लिए राष्ट्र हित और मानवता का भी बलिदान कर देना सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता धर्म के नाम पर घृणा फैलाता है। यह एक धर्म से दूसरे धर्म की तरफ घृणा के नजरों से लोग देखते हैं। यह कह सकते हो कि यह जो समाज में होता है, ये मानव समाज में सबसे बुरी स्थिति होती है, या कह सकते हो कि यह एक विष के समान है जो मानव को मानव से घृणा करना या दुश्मनी करना सिखाता है। इसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए रूस में, बी यूएसए में, सी भारत में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं जिसका सही ऑप्शन हो गया यूएसए। द्विदलीय या बहुदलीय प्रणाली लोकतंत्र की सबसे विशेषता होती है और अमेरिका में यूएसए में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। कुछ अन्य देश हैं जिसमें अन्य तरह से या फिर अन्य दल या फिर कह सकते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम पाया जाता है। जैसे हम देख लेते हैं रूस के महत्वपूर्ण दल में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एग्रियन पार्टी और राजस पार्टी, ये जो हो गया ये मल्टी पार्टी सिस्टम का एक उदाहरण है।
भारत में भी मल्टी पार्टी सिस्टम का उदाहरण है, जिसमें बहुत सारी ये पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी आदि। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल पार्टी, यूनियन फॉर फ्रेंच एंड डेमोक्रेटिक पार्टी, इसमें भी दो दलीय बहुराष्ट्रीय दल का प्रावधान मिलता है। लेकिन यूएसए में दो दलीय पार्टी है, जिसमें से प्रथम रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दो दलीय पार्टी है जो यूएसए में काम करती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी नंबर 6, सी नंबर 7, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया यूएन चार्टर में कुल 7 सिद्धांत दिए गए हैं। यूएन चार्टर में कुल 7 सिद्धांत दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 धाराएं हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 धाराएं हैं, धारा है, और कुल मिलाकर 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 111 धाराएं और एवं 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 2 में मौलिक सिद्धांत का समावेश किया गया है। धारा 2 में मौलिक सिद्धांत का समावेश किया है, जिसमें कुल 7 सिद्धांतों का समावेश है। इसमें पहला सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विवाद का हल, तीसरा राष्ट्रों का आत्मनिर्भर का अधिकार, चौथा सामाजिक आर्थिक सहयोग, पांचवा उन देशों में भी शांति एवं सुरक्षा जो इसका सदस्य न हो, उन देशों को भी शांति एवं सुरक्षा जो यूएन के सदस्य न हो। छठा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के प्रतिकूल कार्य नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य के प्रतिकूल कार्य नहीं होना चाहिए। और सातवां लास्ट वाला, हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। यूएन चार्टर पर अगर बात करते हैं तो यूएन चार्टर वह आधारभूत संधि है जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था, जिसमें शांति लागू हुई थी, जो शांति से मानवाधिकारों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांत को दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 को लागू किया गया था, जो मानवाधिकारों की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों को दिखाता है। इस चीज को करने के लिए उसके 6 अंग दिए गए हैं। चार्टर द्वारा यूएन के 6 अंग हैं जो इस काम को पूरा करते हैं, जिसमें सबसे पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्याय परिषद, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय। फिर से ध्यान दीजिएगा, चार्टर द्वारा यूएन के 6 अंग है जो शांति सुरक्षा को बहाल करने में काम करते हैं, जिसमें से प्रमुख 6 अंग ये कुछ इस प्रकार है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये अंतर्राष्ट्रीय के प्रमुख 6 अंग हैं। इसके साथ साथ यूएन के अगर सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें कुल 7 सिद्धांत हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का क्या नाम है? ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का क्या नाम है, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसे स्वीकार कर लिया गया था। जिसे 1993 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था और उसे स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के एम मुंशी समिति, ऑप्शन नंबर बी जी.वी. मावलंकर समिति, ऑप्शन नंबर सी रामनंदन समिति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो ओबीसी के क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए 1993 में रामनंदन समिति का गठन किया गया था। पहले देखते हैं कि ओबीसी संबंधित कितने प्रमुख आयोग बनाए गए हैं। ओबीसी या जाति प्रथा के लिए से कह सकते हैं पहचान करने के लिए कितने आयोग बनाए गए हैं या कितने आयोग या समितियों का गठन किया गया है।
सबसे पहला आता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे 1953 में बनाया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे 1953 में बनाया गया था, जिसे काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। काका कालेलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया जो मंडल आयोग, बीपी मंडल के द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया था, जिसे 1979 में गठन किया गया था। 1979 में गठन किया गया था। 1979 में गठन किया था और इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1989 में सबमिट की थी, जिसे 1990 में, पहले देख लेते हैं, मंडल आयोग समिति का गठन 1979 में किया गया था और 1989 में मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा था और 1990 में इसी आयोग के में 1990 में संसद द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। संसद द्वारा इसे स्वीकार करके पारित कर दिया गया था, लेकिन तत्काल पारित होने के बाद इस पर केस किया गया और 1992 में संसद कोर्ट के द्वारा इसका फैसला आया था। कोर्ट के द्वारा इसका फैसला आया और इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। 1992 में इसे लागू कर दिया गया, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण कुछ निम्न शर्तों के साथ दी गई थी, यानी कि 27% आरक्षण ओबीसी को कुछ निम्न शर्तों के साथ दी गई थी। और इसे 1992 में लागू कर दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे 1992 में लागू कर दिया गया था। तीसरा होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे 1993 और इसका संशोधित रूप 2018, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसे 1993 में इसे बनाया गया या पारित किया गया था और इसका संशोधित करके 2018, इसे संशोधित 2018 में किया गया था। इसे संशोधित 2018 में किया गया था। इसने 1992 द्वारा इंदिरा साहनी मामले के बाद वैधानिक रूप से गठित किया गया था। इसे 1992 के इंदिरा साहनी मामले के बाद वैधानिक रूप से गठित किया गया था और इसी से रामनंदन समिति का गठन हुआ था और इसी से रामनंदन समिति का गठन किया गया था। रामनंदन समिति का गठन किया गया था 1993 में, जिसने ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए बनाया गया था, जिसे ओबीसी में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए बनाया गया था। इसके बाद 102वें संविधान संशोधन 2018, 102वें संविधान संशोधन के 2018 के अनुसार इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, 1993 में इंदिरा साहनी कोर्ट केस मामले के बाद एक नई समिति का गठन किया गया था, जिसमें 1993 में ओबीसी में क्रीमी लेयर के का प्रावधान, ओबीसी में क्रीमी लेयर को का जानने के लिए रामनंदन समिति का गठन किया गया था। रामनंदन समिति का गठन किया गया था, जिसे बाद में 102वें संविधान संशोधन 2018 के में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद अनेक समिति आती है, जिसे हम रोहिणी आयोग 2017 के नाम जानते हैं। रोहिणी आयोग 2017 के नाम से जानते हैं, जिसने ओबीसी में सब कैटेगरी की जांच के लिए गठित किया गया था। रोहिणी आयोग 2017 जिसे ओबीसी में सब कैटेगरी की जांच के लिए गठित किया गया था। इसके बाद ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति ओबीसी के कल्याण की निगरानी के लिए 2002 में गठित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति, इसका गठन ओबीसी के कल्याण की निगरानी के लिए 2002 में गठित किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न से संबंधित यह प्रश्न है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन दिया गया, ए नंबर काका कालेलकर, बी नंबर बीपी मंडल, सी नंबर बीपी सिंह, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर पहला पिछड़ा वर्ग की आयोग की बात करते हैं तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जो वो काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। काका कालेलकर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो देख लेते हैं। काका कालेलकर का जो गठन है वो 1953 को 29 जनवरी 1953 में किया गया। 29 जनवरी 1953 में किया गया। इसका जो आधार था वो आर्टिकल 340 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। आर्टिकल 340 के अंतर्गत इस
समिति का या इस आयोग का गठन किया गया था। इसके जो प्रमुख कार्य थे वो थे कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना तथा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रमुख उपायों का सिफारिश करना या उपायों को बताना। इस आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थे। इस आयोग की सिफारिशों के अनुसार इसने कहा गया था कि कुल मिलाकर के इसने कुल 2399 जातियों को पिछड़ा घोषित किया था। 2399 जातियों को पिछड़ा वर्ग में घोषित किया था, जिसमें से 913 अति पिछड़ा माना गया था। 913 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में माना गया था। आयोग ने एक और बहुत बड़ा फैसला दिया था वो ये कि इसके अनुसार इस आयोग के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अगर कभी हार्ड प्रश्न पूछा जाना हो तो इस प्रश्न को दिया जा सकता है, जिसमें दिया गया कि आयोग ने एक फैसला किया था और उस फैसले में भारत की सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में माना जाना चाहिए। आयोग की एक सिफारिश थी कि उसके अनुसार भारत की सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में माना जाना चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। अब देखते हैं बीपी मंडल आयोग को। बीपी मंडल आयोग क्या है? बीपी मंडल का पूरा नाम विद्येश्वरी प्रसाद मंडल था। बीपी मंडल जो थे वो विद्येश्वरी प्रसाद के अंतर्गत इस मंडल को बनाया गया था, जिसे हम बीपी मंडल आयोग बोलते हैं। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी और ये सेकेंड पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसकी स्थापना को मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1979 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसके मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा 1 जनवरी 1979 को दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम बीपी मंडल आयोग था। इसने कुल मिलाकर के 3743 जातियों को पिछड़ी श्रेणी में रखा था और साथ ही साथ इसने 27% आरक्षण का भी मांग किया था। मंडल आयोग ने भूमि सुधार पर भी विशेष बल दिया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ध्यान दीजिएगा, काका कालेलकर ने महिलाओं को पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में रखा था, सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा था। वहीं बीपी मंडल ने भूमि सुधार पर विशेष जोर दिया था, ताकि इस ग्रामीण इलाके में सभी पिछड़े वर्ग आयोग की स्थिति को सुधारा जा सके। इस मंडल को 1980 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 1990 में बीपी सिंह के द्वारा 1990 में, ध्यान दीजिएगा, यह मंडल 1980 में प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन 10 साल के अंतराल के बाद 1990 में इसे प्रधानमंत्री बीपी सिंह के द्वारा लागू किया था। लेकिन लागू करने के तत्काल बाद यह कोर्ट में फैसला चला गया था और 1992 में इस पर कोर्ट पर से फैसला हुआ, जिसमें इसमें ओबीसी को कुछ निम्न शर्तों के साथ इस मंडल आयोग के द्वारा या इसके आरक्षण को कोर्ट ने कुछ निम्न शर्तों के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला दिया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की क्या चुनौती नहीं है? यहाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। कौन सी चुनौती होनी चाहिए, कौन सी चुनौती है? ऑप्शन नंबर ए, जनप्रतिनिधित्व का जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार। बी नंबर, सत्ता पर धनी एवं प्रभुत्व वाले व्यक्तियों का प्रभाव को कम करना। ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक शासन की संस्थाओं को कार्यप्रणाली में सुधार। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर चुनौती की बात करते हैं, चुनौती के आधार पर कह सकते हैं कि ये सभी उपयुक्त में से एक से अधिक इनका आंसर होना चाहिए कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए ये सभी लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए एक चुनौती का काम करते हैं। ये सभी एक चुनौती रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य बातें भी हैं जिसे हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जो उनके सामने जो प्रमुख चुनौती होती है, उसमें से जातिवाद और सांप्रदायिकता को कम करना।
दूसरा कर सकते हैं आर्थिक असमानता को कम करना, ये भी एक चुनौती है। भ्रष्टाचार और बाहुबली जो व्यक्ति होते हैं उनका प्रभाव को कम करना, भ्रष्टाचार और बाहुबली लोगों के प्रभाव को कम करना। दूसरा हो गया परिवारवाद, तो दूसरा इसके बाद हो गया परिवारवाद। उसके बाद निरक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों को साक्षर बनाना। ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिसमें लोकतंत्र को सशक्त बनाने के काम में रुकावट पैदा करती है। ये सब चुनौतियां हैं जो लोकतंत्र को सशक्त बनाने में रुकावट पैदा करती हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, आर्थिक असमानता में कमी एवं सामाजिक न्याय की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी विधाताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। अब कुछ ध्यान देते हैं कुछ प्रमुख मापदंड के बारे में, ये मापदंड आखिर क्या है और कैसे दिए गए हैं। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय, अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय में राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग ने लोकतंत्र की सफलता और संवैधानिक सुधार के लिए कुछ मापदंड दिए थे। ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के समय राष्ट्रीय संवैधानिक कार्यकारी समीक्षा आयोग ने लोकतंत्र की सफलता और संवैधानिक सुधार के लिए कुछ मापदंड दिए थे। उस समय इसके अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकट चलैया थे। इनके कुछ सुझाव है कुछ इस प्रकार से हैं, सुधार या मापदंड कुछ इस प्रकार से हैं कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी वैध होना चाहिए और शासन की स्थापना होनी चाहिए। जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक और आर्थिक न्याय और असमानता को कम करना चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स का विस्तार और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए। फंडामेंटल का विस्तार होना चाहिए और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि होनी चाहिए और वैध शासन की स्थापना होनी चाहिए। कुछ प्रमुख सुधार या मापदंड दिए गए थे जिसे राष्ट्रीय संविधान कार्यकारिणी समीक्षा आयोग ने दिया था और इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकट चलैया थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए नंबर लोगों के बीच टकराव का अभाव है, बी नंबर आर्थिक असमानता का अभाव, सी नंबर निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, सही निर्णय लेने की संभावना। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा निर्णय लेने में देरी परंतु सही निर्णय लेने की संभावना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में यह कथन सही है कि निर्णय लेने में देरी होती है परंतु सही निर्णय इसमें दिया जाता है। लोकतंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है और इसीलिए इसे जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन बोलते हैं। लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन भी माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन हो गया K.T. शाह, ए नंबर K.T. शाह, बी नंबर K.M. मुंशी, सी नंबर भीमराव अंबेडकर, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यह कथन K.T. शाह के द्वारा कहा गया था। कि
सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिस पर बैंक की खुद की मर्जी चलती है और उसका भुगतान वह अपनी सुविधा अनुसार करता है। एक्चुअल यह बात ऐसा था कि आर्टिकल 37 के अधीन वर्णित है कि भाग 4 के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। आर्टिकल 37 के अधीन वर्णित है कि भाग 4 के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। इसलिए केटी साने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच भाग 4 के अधीन जो निर्देशन दिए उसे लागू या प्रावधान न्यायालय में नहीं है, इसी कारण कहा था। ध्यान दीजिए, केटी साने अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच भाग 4 के अधीन जो निर्देशन दिए थे उसे लागू करने का प्रावधान न्यायालय में नहीं है, इसी कारण से केटी साने ने इसे बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाने वाला चेक कहा था। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद को क्या सीमा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए 6 दिन, ऑप्शन नंबर बी 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी 6 महीने। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया 6 महीने। इसका सही ऑप्शन हो गया 6 महीने। आर्टिकल 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश उसी समय जारी कर सकता है जब कोई सत्र नहीं चल रहा हो। यदि सत्र नहीं चल रहा हो और विशेष परिस्थिति में तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो इस समय राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। एक बार फिर से देखते हैं। अध्यादेश भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, अध्यादेश को भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा धारा 42 और 43 में लिया गया है। इसके अंतर्गत संसद या राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधान परिषद में नहीं चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तब तत्काल रूप से कुछ नए कानून बनाने की जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल यानी कि गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है, परंतु इसका प्रभाव 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। साथ ही साथ इसकी जो अंतिम सीमा होती है वो अंतिम सीमा 6 महीने तक दी जाती है। इसे 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है, लेकिन इसे तत्काल 6 महीने के अंतर्गत इसे एक संसद में ला करके इस पर बात विचार करना होता है। फर्स्ट टाइम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 1861 में भारत में पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम दी गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम दी गई थी तथा इसके साथ इसको लेकर के कई बार केस भी हुए हैं। अध्यादेश को लेकर के कुछ प्रमुख केस हुए हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहला केस आता है कपूर केस। दूसरा नाम होता है DC वाधवा बनामा बिहार राज्य। तीसरा हो गया AK राय बनामा भारत संघ 1982। राय बनामा भारत संघ 1982। ये कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो अध्यादेश को जारी करने पर दिए गए हैं। अध्यादेश को जारी करने पर इसके खिलाफ केस हुआ है। पहला कपूर केस, दूसरा DC बनामा बिहार राज्य, तीसरा हो गया AK राय बनामा भारत संघ केस। इसको डिटेल किसी और दिन किया जाएगा या किसी भी अलग से वीडियो बना करके इसके बारे में पूरा डिटेल कर दिया जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? प्रकलन समिति, ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के 30 अध्यक्ष, राज्यसभा के 30 अध्यक्ष, दोनों सभाओं या सदस्यों के 30 अध्यक्ष।
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो गया लोकसभा के 30 अध्यक्ष। लोकसभा के 30 अध्यक्ष को प्रकलन समिति में क्या कर सकते हैं, सम्मिलित किया जा सकता है। प्रकलन समिति भारतीय संसद लोकसभा की सबसे बड़ी वित्तीय अस्थायी समिति है। ध्यान दीजिएगा, प्रकलन समिति भारतीय संसद लोकसभा की सबसे बड़ी वित्तीय अस्थायी समिति है जो सरकार के खर्च और बजटों पर ध्यान देती है, उसका जांच करती है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। इसके जो सदस्य होते हैं वो 30 सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, 30 सभी सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं तथा प्रकलन समिति के सदस्यों का या प्रकलन समिति का जो कार्यकाल होता है वो मात्र 1 साल के लिए होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट, मंत्री इसमें सदस्य नहीं बन सकते। किसी भी सदस्य जगह के मंत्री जो होते हैं वो इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक कौन था? युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक कौन था? ऑप्शन नंबर ए विल्फ्रेडो पेरेटो, ऑप्शन नंबर बी फ्रेडरिक नीत्शे, ऑप्शन नंबर सी हिटलर। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो है वो विल्फ्रेडो पेरेटो, फ्रेडरिक नीत्शे और हिटलर, ये सभी हैं जो युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाले विचारक हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। ऑप्शन नंबर ए परंपरागत जाति व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रीत सत्ता के आधार पर निर्मित समाज, ऑप्शन नंबर सी औपनिवेशिक शासन। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो संरचनात्मक हिंसा का जो रूप होता है वो इन सभी के कारण आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वां संविधान संशोधन का सरोकार किस विषय से था? ध्यान दीजिएगा, 97वां संविधान संशोधन इनमें से किस विषय से था? चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। बी नंबर सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। सी नंबर आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया सहकारी संस्थानों के गठन व कार्य संचालन। 97वां संविधान संशोधन 2012 को सहकारी संस्थानों के गठन व कार्य संचालन को जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। बात करते हैं पहले की 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। इसका प्रावधान दो जगह है। पहला जाता है आर्टिकल 21 का ए, जो 46वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए मुफ्त शिक्षा अनिवार्य दिया जाता है। और दूसरा हो गया फंडामेंटल राइट, और एक हो गया दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी 51 के ए में मौलिक कर्तव्य में, जिसमें माता पिता या अभिभावक को यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराएं। चलिए देखते हैं हमारा अपना अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा के सदस्य, 3 नंबर ऑप्शन विधान सभाओं के सदस्य, ऑप्शन नंबर 4 विधान परिषदों के सदस्य। देखिए सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 और 2, यानी कि कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, और ये सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्यों को प्रावधान नहीं दिया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वयकर्ता का कार्य करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी नंबर वित्त आयोग, सी नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं।
सही ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद